गुड मॉर्निंग 10+2 क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। इससे पहले वीडियो में हमने किया था लेसन सेकंड का 5वां पर्सन। आज हम करेंगे लेसन सेकंड का 6ठा पर्सन। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। अब हम करते हैं क्वेश्चन छठा क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन करो अथवा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियों और स्थिति की व्याख्या करें। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। हमें इसके अंदर स्थिति नहीं करनी है, बाकी इसका चुनाव कैसे होता है, नियुक्ति कैसे होती है और इसकी शक्तियाँ क्या होती है, इसका वर्णन करना है और इसके कार्यों का वर्णन करना है। तो हम करते हैं। भारत के राज्य प्रबंध में प्रधानमंत्री को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। चाहे संविधान द्वारा राष्ट्रपति को मुख्य कार्यपालक नियुक्त किया गया है, किंतु व्यवहारिक रूप से मुख्य कार्यपालिका के सब कार्य प्रधानमंत्री ही करता है। यानी जो सारे कार्य होते हैं कार्यपालिका के, वो सारे के सारे कार्य केवल प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। अब आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। देश में संसदीय प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। वह केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता चुना गया हो। यानी प्रधानमंत्री वही व्यक्ति नियुक्त होता है जो लोकसभा के अंदर बहुमत से विजयी होता है। आगे आता है इसकी अवधि। साधारण रूप से प्रधानमंत्री के पद पर अवधि राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि पर आधारित है तथा इसका कार्यकाल 5 वर्ष समझा जाता है, परंतु वास्तव में यह बात सही नहीं है। इसकी अवधि लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है। जब तक प्रधानमंत्री के पक्ष में लोकसभा का बहुमत नहीं रहता, तब उसके विरुद्ध अविश्वास मत प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है और उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे आता है वेतन। प्रधानमंत्री को केवल वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो संसद के सभी सदस्यों को मिलते हैं। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ आती हैं। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ नीचे दी गई है। नंबर 1, वह मंत्रिमंडल का नेता होता है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्रिमंडल का नेता होता है। मंत्रिमंडल को बनाने वाला और नष्ट करने वाला प्रधानमंत्री ही है। वास्तव में मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री के बिना अस्तित्व नहीं है। यही कारण है कि उसे मंत्रिमंडल रूपी मेहराव की आधारशिला माना जाता है और उसे निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। यह बात मैंने आपको पहले भी कह दी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों के नाम राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता है तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात वे मंत्री बन जाते हैं। नंबर 6 विभागों का विभाजन। जो प्रधानमंत्री जो अपने साथियों को चुनता है उन्हें, यानी जिनको मंत्री पद देता है, उन्हें मंत्री पद देने के बाद उन्हें अपने अपने अलग अलग विभाग भी उनको देता है। गृह भाग। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सभापति होता है। हाँ, ये आप बात भी ध्यान नोट करो कि वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बाद में उनको अलग अलग विभाग सौंपता है। विभाग सौंपने के बाद वह प्रधानमंत्री जो ना अन्य जो सभी मंत्री होते हैं उनका मंत्रिमंडल का सभापति भी करता है। वो जब चाहे उनकी मीटिंग ले सकता है और मंत्रिमंडल के जो अधिकतर निर्णय प्रधानमंत्री के निर्णय होते हैं। गृह भाग आता है मंत्रियों की पदच्युति। यानी वो जब चाहे किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। संविधान के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति की प्रसन्नता तक अपने पद पर रहते हैं, परंतु वास्तव में मंत्री तब तक पद पर रह सकते हैं जब तक प्रधानमंत्री चाहे। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल में नहीं रह सकता। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री से सहमत न हो और वह उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता हो, तो यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार त्यागपत्र न दे तो वह राष्ट्रपति की सलाह देकर उसे पदच्युत करवा सकता है। वह स्वयं भी अपना त्यागपत्र देकर समस्त मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकता है। आगे आता है
प्रधानमंत्री का समन्वयकारी रूप। प्रधानमंत्री सरकार के भिन्न भिन्न भागों के अंदर सभी कार्यों के अंदर तालमेल रखता है। वह उनके अंदर एकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना स्थापित करता है। नंबर 3 पे आता है योग्य सरकार के लिए उत्तरदायी। प्रधानमंत्री सरकार की योग्यता, उसकी कार्यकुशलता के लिए उत्तरदायी होता है। उसको सदा ध्यान में रखना पड़ता है कि सरकार और पार्टी में देश की साखें बनी रहती है। अगर वो सही शासन चलाता है तो हो सकता है उसकी सरकार आगे भी आ जाए। अगर वो सही ढंग से काम नहीं करता तो उसकी सरकार कभी भी गिर सकती है। नंबर 4 राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। राष्ट्रपति प्रशासन के प्रत्येक मामले के ऊपर प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। 5वां राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों के विषयों की सूची प्राप्त करता है। मंत्री प्रधानमंत्री की पूर्व स्वीकृति से ही राष्ट्रपति मिल सकते हैं। 6 सरकार का मुखिया। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया माना जाता है। वही उसके कार्यपालिका के सारे कार्य निपटाता है, वही उस नीति का निर्माण करता है और वही समस्त मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। नंबर 7 पे आता है सरकार का प्रमुख प्रवक्ता। प्रधानमंत्री ही सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। संसद तथा जनता के सामने मंत्रिमंडल की नीति और निर्णयों की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। सभी प्रशासकीय विभागों के अंदर जो कार्य है उनकी जानकारी वो रखता है। जब कोई भी मंत्री संकट की स्थिति में हो तो उसकी सहायता करके मंत्रिमंडल की जो नया होती है उसको पार लगाता है। 8वें नंबर पे संसद का नेता। प्रधानमंत्री को संसद का नेता माना जाता है क्योंकि सरकार होती है वो प्रधानमंत्री के ऊपर ही चलती है। वही मंत्रियों की नियुक्ति करता है और वही उन मंत्रियों को अलग अलग विभागों की ड्यूटी सौंपता है और उसी के सलाह के अनुसार अन्य मंत्री अपने अपने विभाग के अंदर कार्य करता है। नंबर 9 पे आता है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह लेकर लोकसभा को भंग कर सकता है। उसी के अंदर सारे अधिकार होते हैं। वह अपने मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। अगर मंत्री सभी कार्य ढंग से न करे तो सरकार जो है अपने आप गिर जाएगी। इस प्रकार के भंग हो सकता है। नंबर 10 पे आता है राष्ट्र का नेता। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है। आम चुनाव में प्रधानमंत्री का चुनाव माना जाता है। जब देश पर कोई संकट आता है तो सारा देश प्रधानमंत्री की ओर देखता है और जनता बड़े ध्यान से उसके विचारों को सुनती है। नंबर 11 पे आता है पार्टी का नेता। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का नेता होता है और अन्य मंत्री, सभी जो मंत्री होते हैं अन्य विभागों के मंत्री, वो उसी पार्टी के मंत्री होते हैं। पार्टी को संगठित करना और पार्टी की नीति निर्धारण करना प्रधानमंत्री का ही कार्य होता है। नंबर 12 नियुक्तियाँ। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि शासन के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। राज्य के गवर्नर है, विदेशों को भेजे जाने वाले राजदूत है, सभी की नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से करता है। नंबर 13 पे आता है गृह तथा विदेश नीतियों का निर्माण। गृह तथा विदेश नीति का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। भारत की विदेश नीति क्या होगी इसका निर्णय प्रधानमंत्री ही करता है। दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध कैसे होंगे इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री ही करता है, उसी पर निर्भर करता है। नंबर 14 पे आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल के देशों से अच्छा संबंध स्थापित करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है, जिस कारण राष्ट्रमंडल के अन्य देशों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल की बैठकों में भाग लेता है। नंबर 15 पे आता है प्रधानमंत्री की संकटकालीन स्थितियाँ। संविधान के अनुच्छेद 352 और 356 तथा 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को विभिन्न संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है, परंतु वह इन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है, राष्ट्रपति कभी नहीं करता, क्योंकि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। वह इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के सलाह से ही करता है। यह था हमारा आज का क्वेश्चन। आपको इतना ही याद करना है, बढ़िया ढंग से इसको याद करना है। धन्यवाद।